नया पैराग्राफ। ओगी प्रिंट के मगरब में सूरज गरूब हो रहा था। सुर हवेली की छत के मुंडेर के पास जसपाल सिंह के साथ हरप्रीत खड़ी थी। उन दोनों का रुख ढलते हुए सूरज की तरफ था। उनके चेहरे यूं रोशन थे जैसे सोने से बुत चमक रहे हों। हरप्रीत कुंवर के चेहरे पर खुशी के साथ साथ कहीं कहीं उदासी बिखरी हुई थी। जसपाल, अब तो यूं लगता है कि ना तुम्हारे जाने का गम होता है और न आने की खुशी, जैसे ये सब एक रूटीन बन गई हो। क्या तुम्हें लगता है यहाँ आने पर खुशी होती है और यहाँ से जाने का दुख भी महसूस करते हो? जसपाल सिंह ने गहरी सांस ली और इस सवाल में छुपी हुई खाहिश को समझते हुए कहा, हम जहां भी हों एक दूसरे के ही हैं। क्या मिलन फेरे ले लेने का नाम नहीं? क्या मोहब्बत की डोर सिर्फ शादी कर लेने से ही मजबूत होती है? ऐसा नहीं है मेरी जान। मैं दुनिया में जहां भी होता हूं यहाँ तेरे लिए ही तो आता हूं। ये क्या है? मुझसे ज्यादा तुम बेहतर जानती हो। लेकिन अगर हम मिल जाते हैं, हमारी शादी हो जाती है, तो फिर क्या है? हरप्रीत ने खुलकर कह दिया। जब फर्ज ज्यादा अहम हो जाए तो मजीद जिम्मेदारियां बोझ बन जाती हैं। तुम्हें पता है कि मैं किस रास्ते का राही हूं? न जाने कब कोई उसने कहना चाहा, लेकिन हरप्रीत ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। चंद लम्हे यूं ही रहने के बाद वो बोली, रब ना करे कुछ ऐसा हो। ये कहते हुए उसने तवील सांस ली, फिर बोली, मैं बोझ नहीं हूं, तेरी जिम्मेदारियों का हिस्सा बन जाऊंगी, बल्कि हिस्सेदार बन जाऊंगी। तुम ठीक कहती हो, लेकिन मैं उसने कहना चाहा कि उसका सेल फोन बज उठा। वो जमाल का फोन था। उसे तेजी से रिसीव किया। चंद तमहीदी बातों के बाद उसे तफसील बताते हुए कहा, हरदयाल सिंह बाजवा ये नाम है उस बंदे का जिसका असल नाम सेवादास है। हिंदू होने के साथ साथ जात का चमार है। पढ़ लिख गया और अबरा के लिए काम कर रहा है। इस वक्त अंबाला में है। मैंने जो फैसलाबाद में बंदा पकड़ा है, ये इसका सोर्स था। यही इसे फीड कर रहा था। रात का पहला पहर खत्म होने से पहले इसे खत्म करना है। मैं देखता हूं। उसने इंतहाई एहतसार से जवाब दिया तो जमाल ने फोन बंद कर दिया। कोई नया काम? हरप्रीत ने यूं पूछा जैसे ये कहना चाह रही हो कि बस अब हमारी बातें खत्म। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं। मैं कौन सा कहीं जा रहा हूं। तुम ऐसे करो, अच्छी सी चाय बना कर लाओ। ये कहते हुए उसने छत से नीचे जाने वाली सीढ़ियों की जानिब कदम बढ़ा दिए। हरप्रीत भी उसके साथ चल दी। जसपाल अपने कमरे में आ गया तो हरप्रीत नीचे जाने वाली सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। जसपाल ने अपना लैपटॉप उठाया और बेड पर आन बैठा। फिर उसने फोन उठाया। जल्दी अंबाला में मौजूद बंदे से राब्ता हो गया। उसे सारी बात समझाकर वो इंतजार करने लगा कि वो कब ऑपरेशन का आगाज करते हैं। अंबाला शहर के दरमियान से गुजरने वाली मेन सड़क जो दाएं तरफ से आती और आगे जाकर साधुपुर से आने वाली सड़क से मिल जाती है, उसमें रोड पर दाएं हाथ पर एक बड़ी सड़क निकलती है। उसी सड़क पर काफी आगे जाकर एक मनवा चौक आता है। ये पतिकला का इलाका है। मनवा चौक से कुछ आगे सोनिया कॉलोनी है। ये कुछ पुरानी और काफी गुंजान आबाद कॉलोनी है। सोनिया कॉलोनी का एक रास्ता रामबाग की तरफ से भी आता है। रामबाग और मनवा चौक पर हाईएस्ट वैन मौजूद थी। इन दोनों के ड्राइवर ने आपस में वक्त तय कर लिया हुआ था और उनके पास सेल फोन ऑन थे। इनके पीछे 3-3 आदमी बैठे हुए थे जो असला से पूरी तरह लैस थे। दोनों तरफ से वो इसलिए आकर खड़े हो गए थे कि हरदयाल सिंह उर्फ सेवा दास ने घोतक स्पोर्ट्स क्लब से लॉन टेनिस खेलकर वापस आना था। वो इन दोनों रास्तों को इस्तेमाल करता था। इनमें से किसी रास्ते से होता हुआ वो लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास से होता हुआ उसके अकब में मौजूद चौक में जाता, जिससे अगली गली में उसका 2 मंजिला घर था। ये उसने किराए पर हासिल किया था। उसने शादी नहीं की थी, लेकिन घर में एक रखेल रख छोड़ी थी। वो ऐसी रखेल हर दूसरे तीसरे बरस बदल लेता था। बच्चों का झंझट उसने पाला ही नहीं था। उसने राह के लिए बहुत सारे काम किए थे। उसकी इन्हीं हिदमात को पेश नजर रखकर उन्होंने मुल्क से बाहर के टास्क भी इसे देना शुरू कर दिए थे। वहां सबकी नजर में वो एक बिजनेसमैन था जिसका घोतक कम्प्लेक्स ही में ऑफिस था। दरअसल ये इसका ऑपरेशन रूम था जहां से वो अपने सोर्स के साथ राब्ते में रहता था। इस वक्त 7:30 हो चुके थे जब मनवा चौक की तरफ से उसकी स्याह हुंडाई नमूदार हुई। उसका ड्राइवर कार चला रहा था।
रामबाग के लोगों को इस बारे में इतला दे दी गई। वो तूफानी रफ्तार से उसके घर की जानिब चल पड़े। वो इससे पहले पहुंच जाना चाहते थे और देखना चाहते थे कि उसके इर्द गिर्द अगर सिक्योरिटी है तो कितनी और कैसी है। जैसे ही स्याह हुंडई मनवा चौक वालों के पास से गुजरी थी, वो उसके पीछे लग गए, यहां तक कि वो लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास जा पहुंचे। वहां तक इन्हें सब क्लियर मिला था, किसी भी किस्म की कोई छुपी हुई सिक्योरिटी का शायबा तक नहीं मिला। जैसे ही उस स्याह हुंडई चौक क्रॉस करके गली में दाखिल हुई तो दूसरी जानब से वैन भी अंदर आ गई। उसके साथ ही पीछे मनवा चौक से आने वालों की वैन रुक गई। हरदयाल सिंह उर्फ सेवा दास ने जैसे ही अपनी कार से बाहर निकला, हर वैन से दो दो आदमी निकलकर इंतहाई तेजी से उसके पास आ गए। हरदयाल सिंह उर्फ सेवा दास चालाक और काया शख्स था। वो समझ गया कि ये सब इत्तेफाक नहीं है। वो वापस कार में बैठने लगा तो एक बंदे ने भागकर अपनी टांग दरवाजे में अड़ा दी। तब तक वो वापस अपनी कार में बैठ चुका था। उसने दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन ना बंद कर पाया। दूसरे ने उसे बाहर खींच लिया। वो आधा बाहर आया था कि एक बंदे ने उसके सर पर पिस्टल रखकर फायर कर दिया। पिस्टल पर साइलेंसर था, ज्यादा आवाज नहीं उभरी। ड्राइवर को अपनी मौत दिखाई दे रही थी। वो सहमा हुआ उनकी तरफ देख रहा था। तभी एक बंदे ने उनकी तरफ देखकर कहा, तुम्हारे बड़े पूछेंगे कि इसे किसने मारा है, कह देना वीरता ने मारा है, वो सब समझ जाएंगे। कहना अब दोबारा गलती ना करें। ये कहते ही वो पलटा और वैन की जानिब बढ़ा। दोनों बैक हुई और गली के नुक्कड़ तक जाकर जिधर सीधी हुई उसी जानिब चल पड़ी। रात के 8 बज चुके थे जब जसपाल सिंह को खबर मिल गई कि हरदयाल सिंह उर्फ सेवा दास को मार दिया गया है। वो बेड पर सीधा होकर बैठ गया। अब ये मालूम करना था कि भारतीय नशरियाती इदारे इस कत्ल को क्या बनाकर पेश करते हैं। वो रात तक यही देखता रहा। इस वक्त जसपाल सिंह सो रहा था जब हरप्रीत ने लैपटॉप पर अखबार पढ़ लिया था। उसी वक्त अनुजीत सिंह घर में दाखिल हुआ। लॉन्ज में कुलजीत सिंह बैठी हुई पाठ कर रही थी। उसके हाथ में छोटी सी जप जी थी जिसे वो पूरे ध्यान से पढ़ रही थी। कुलजीत कवर की उस पर निगाह पड़ी तो उसने जप जी को बंद किया और उसे मिलने के लिए उठ खड़ी हुई। पाँव पड़ता हूँ माँ जी, अनुजीत ने कहा तो साथ के कमरे में बैठी हरप्रीत कवर ने भी सुन लिया। वो जल्दी से बाहर निकली और अपने भाई से आ मिली। अच्छा मैं फ्रेश होता हूँ, तुम जसपाल को जगा लो, इकट्ठे नाश्ता करते हैं, मुझे बड़ी भूख लगी हुई है, अनुजीत ने कहा और अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगा। तो हरप्रीत ने पूछा, आपको पता है वीर, जसपाल इधर ही है? हाँ मुझे पता है, मैं इसीलिए तो रातों रात चंडीगढ़ से यहाँ आया हूँ, उसने कहा और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। तभी हरप्रीत कौर ने परेशान से लहजे में बोला, वीर जी हैर तो है ना? हाँ हैर ही है, ये कहते हुए वो अपने कमरे की जानिब चला गया। हरप्रीत चंद लम्हे वहां खड़ी रही, फिर ऊपर जसपाल के कमरे की जानिब चल दी। नाश्ता सभी ने बड़े खुशगवार माहौल में किया। तभी अनुजीत सिंह ने जसपाल को साथ लिया और टहलने वाले अंदाज में बाहर लान की तरफ निकल पड़ा। वहां सफेद प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठने के बाद अनुजीत ने कहा, जसपाल वीरे, कल दोपहर के वक्त मेरे पास एक पार्टी लीडर आया। कुछ देर बातों के बाद उसने आपके बारे में बात करना शुरू कर दी। मैं उसे वही कुछ बताया जो हम सबको बताते हैं। वो मेरी बात सुनता रहा और मुस्कुराता रहा। सारी बात सुनकर उसने बड़ी अजीब सी बात कही। कैसी अजीब बात? जसपाल सिंह ने सुकून से पूछा तो वो उलझते हुए बोला, मुल्क में होने वाले चंद पुरस्कार कत्ल में आप पर भी शक किया जा रहा है। आप भी शक के दायरे में हैं। आपकी भी तफ्तीश हो रही है बड़े पैमाने पर। उसे किसने बताया? जसपाल ने किसी तरद्दुद के बगैर उसी सुकून से पूछा। मैंने उससे ये सवाल किया था। उसने तो बहुत ही घुमा फिरा कर बात की थी। उसका लब्बे लबाब ये था कि सियासत कोई ऐसा खेल नहीं जिसे बस यूं ही खेला जाता है। ये ताकत की गेम है और ताकत से ही हासिल की जाती है। खुफिया वाले चाहे जो भी हों, लेकिन है तो इंसान। अगर वो इतने ही मुहिब्बे वतन हो तो मुल्क से करप्शन और जुर्म ना खत्म हो जाए। ये जो सियासतदान इतने बड़े बड़े घपले करके भी दंदनाते फिर रहे हैं, इनका हाथमा ना हो जाए। खुफिया वालों की भी बड़ी ख्वाहिशें और ख्वाब हैं। ये सारा खेल उन्हीं के साथ मिलकर खेला जाता है। यहीं से करप्शन की शुरुआत होती है। अनुजीत ने उलझते हुए बताया तो जसपाल बोला,
اصل میں وہ چاہتا کیا ہے؟ مجھے بلیک میل کرنا چاہتا تھا. مجھے کھیل کی وزارت مل رہی ہے، بلا شبہ اس میں پارٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے، خاص طور پر رتن دیپ سنگھ جی کا. انہیں میرے بارے میں کوئی کمزوری دکھائی نہیں دی تو پرانی فائلیں نکال کر اور آپ کی ذات کو ٹارگٹ بنا کر مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں یہ وزارت نہ لوں اور خاموش ہو جاؤں. وہ کوئی اپنا بندہ لا رہے ہیں. اسے صاف انداز میں اصل بات کہہ دی. کیا اس نے یہ بتایا کہ تفتیش کہاں تک پہنچ گئی ہے اور وہ میرے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ جسپال نے پوچھا تو وہ بولا، یہ بات تو میں تب پوچھتا نا جب میں دلچسپی لیتا. اس طرح پوچھنے کا مطلب تھا کہ میں ڈر گیا ہوں اور خوفزدہ ہو گیا ہوں، یا واقعی آپ ایسے ہیں جیسے وہ کہہ رہا ہے. تم پھر فکر نہ کرو، میں دیکھ لوں گا. نام کیا ہے اس پارٹی لیڈر کا؟ نہیں، اسے کچھ نہیں کہنا. وہ ابھی اسی تاڑ میں ہوں گے کہ انوجیت نے جلدی سے کہا. اوکے، تم فکر نہ کرو، جسپال نے اس سے کہا اور بات بدل دی. وہ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر اٹھ گئے. انوجیت کی اس بات نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا. نیا پیراگراف. رات کا آخری پہل چل رہا تھا. نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی. میں اس صحافی کے بارے میں سوچ رہا تھا جو پاکستانی ہو کر بھی غیر ملکی ایجنٹ بنا ہوا تھا. وہ ایک مشہور چینل کا اینکر پرسن تھا. اس نے اپنی صحافت کا آغاز ویسے ہی ایک رپورٹر کی حیثیت سے کیا تھا، جیسے کوئی نیا بندہ صحافت میں داخل ہوتا ہے. اس وقت ملک میں کوئی چینل نہیں تھا. ابتدا میں جب وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو اسے ادب ہی سے لگاؤ تھا، لیکن لکھنا اسے نہیں آتا تھا. لیکن پھر بھی وہ لکھانے کی کوشش ضرور کرتا رہتا تھا. اس کی تحریر میں اس کے ذہن کی عکاسی جھلکتی رہتی تھی. اس کی تحریر پڑھ کر لگا کرتا تھا کہ جیسے وہ کوئی جنسی مریض ہے. ایک خاص طبقے میں شمار ہو جانے کی دھن میں وہ بہت کچھ ایسا بھی لکھتا جسے ہمارا معاشرہ قبول نہیں کرتا تھا، لیکن اس کی تحریر کی اتنی رسائی نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہ محدود رہا. یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد اس نے ایک اخبار جوائن کیا. بے جان تحریروں اور وسیدہ خیالات کی پیشکش اسے اچھا صحافی ثابت نہ کر سکی. کئی برس کی محنت کے بعد بھی وہ نہ تو مشہور ہو سکا اور نہ ہی کوئی اس کی خاص تحریر سامنے آ سکی. وہ مایوسی کی حد کو چھونے لگا. وہ صحافت چھوڑ کر کسی نوکری کی تلاش میں تھا کہ لاہوری کے باغ جناح میں اسے ایک آدمی ملا. اس نے فلسفیانہ انداز میں دولت کی اہمیت اسے بتانی شروع کر دی. اس کے ذہن میں یہی ڈالا گیا کہ اگر وہ دولت مند صحافی ہوگا تو شہرت خود بہت کھینچی چلی آئے گی. صحافی اس شخص سے باقاعدہ ملنے لگا تاکہ شہرت حاصل کرنے کی گر سیکھ سکے. وہ اسے اپنی لائن پر لاتا چلا گیا. ایک طرح سے وہ اس کا استاد بن گیا اور وہ اس کا شاگرد. یوں محض ایک برس کی محنت سے اسے صحافی کے دماغ میں ایسے خیالات بھر دیے جسے ملک، ملت، اس کے بارے میں اس کے جذبات سرد پڑ گئے اور اس کی جگہ صرف دولت نے لے لی. ایک برس میں اسے تیزی سے 2 بار بدل دیے. وہ کالم نگاری کرنے لگا. اس نے لکھے لگائے کالم ملنے لگے جسے عوام پسند کرنے لگی. اسے گرد ایک ٹیم بنا دی گئی جو اس کے لیے لکھنے لگی. یہاں تک کہ ٹی وی چینل آ گئے. وہ ایک چینل کا اینکر پرسن بن گیا. اس کی ٹیم اس کے لیے کام کرنے لگی اور وہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے لگا. دولت اس کے گھر کی باندھی بن گئی، لیکن وہ ملک و ملت کا سب سے بڑا دشمن بن گیا. وہ تازہ ترین معلومات دہشت گردوں کو دینے لگا. ایک خاص طبقہ کی وکالت کرتے ہوئے ان کے پروپیگنڈا اخباروں میں نام بدل کر لکھنے لگا. کئی ملکوں کے ٹور لگنے لگے. وہ قوم کا مورال گرانے کے لیے انتھک کوشش کرنے لگا. چونکہ ان کی رسائی ان ذرائع تک ہو جاتی تھی جہاں معلومات بہت محدود طبقے تک ہوتی ہے، تو دشمن دہشت گرد اپنے پلان بنانے میں اس کا تعاون حاصل کرنے لگے. وہ اس کے ذریعے معلومات لیتے اور فول پرون پلان بنا لیتے. یہ سارا کوڈ اور ڈی کوڈ کا کھیل تھا جو وہ کھیل رہا تھا. عالمی سطح پر خود کو سیکولر ثابت کر کے ایک خاص عالمی طاقت کی ہمدردیاں حاصل کرتا چلا جا رہا تھا. وہ ایک مضبوط صحافی بن گیا جس کے پیچھے عسکری اور خفیہ تنظیمیں موجود تھیں. کچھ عرصے سے اس کے ٹی وی پروگراموں کا موڈ بالکل بدل کر رہ گیا تھا. وہ ایسے پروگرام ترتیب دینے لگا تھا جس میں غیر محسوس انداز سے دہشت گردوں کی ہمت افزائی اور ملکی فورسز کو مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا تھا. مقصد صرف یہی تھا کہ حالات کو ایسے نہج پر لایا جائے
کہ عوام اپنی فورسز کو نکمی اور بزدل سمجھنا شروع کر دے اور فورسز کا مورال بھی گر جائے۔ سرمد اور اس کی ٹیم اس صحافی کے بارے میں کافی کام کر رہی تھی۔ میں کسی اپ ڈیٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ ایسے میں میرا سیل فون بج اٹھا۔ نور نگر سے اروند سنگھ کا فون تھا کہ شمس الدین اور قمر الدین کو بات کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ دیر بعد شمس لائن پر تھا۔ میں نے اس کی آواز سن کر کہا، ہاں بولو شمس۔ سر، جس صحابی کے بارے میں آپ نے بتایا تھا، میں اس کے پیچھے تھا کہ میں راہ کے ایک ایسے بندے کے کمپیوٹر تک رسائی کر گیا ہوں جہاں ایک بڑا منصوبہ بن گیا ہے اور وہ ایک آدھ دن میں یہاں پر بھی اپلائی ہونے والا ہے۔ اس منصوبے کی تفصیلات کیا ہیں؟ شمس نے مجھے جو تفصیل بتائی وہ کچھ یوں تھی۔ اس صحافی کے بارے میں انکشاف ہوا کہ وہ راہ کو چند ایسے لوگوں کے بارے میں رپورٹ دے چکا ہے جو محب وطن تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو راہ کے ایک محسوس ایجنڈے کو پھیلانے میں رکاوٹ دے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ جب تک یہ بندے ختم نہیں ہو جاتے ان کا ایجنڈا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ راہ کے بڑوں نے انہیں ختم کرنے کا منصوبہ ہی نہیں بنایا بلکہ اس نے ایک ٹیم بھی تیار کر لی تھی۔ جن چند لوگوں کو انہوں نے ختم کرنا تھا ان میں میرا نام بھی شامل تھا۔ سر، اس کے علاوہ بھی ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، شمس نے بتایا۔ وہ کیا؟ یہ لوگ اپنا یہ منصوبہ اس طرح رکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ عوام میں بھی دہشت پھیل جائے۔ اس کے لیے یہاں پر جو بات انہوں نے تنظیم پالی ہوئی ہے وہ اس سے کام لیں گے۔ اس نے بتایا تو میں نے چند لمحے خاموش رہا اور وہ بہت بڑی بات کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، شمس، ایک بار پھر سے اس ساری رپورٹ کو غور سے پڑھو۔ ممکن ہے کہیں ڈی کوڈ کرنے میں غلطی ہو گئی ہو۔ اس سے یہ بھی پتا چل جائے گا کہ کن ممکنہ جگہوں کو حفاظت میں لیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ یہ دیکھ لیتا ہوں، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میرے اندر ہلچل مچ گئی تھی۔ ملک میں آگ لگانے کا منصوبہ طے پا گیا تھا۔ کسی بھی تنظیم یا سیاسی پارٹی کا بندہ مارا جاتا ہے تو اس تنظیم یا پارٹی کے لوگ احتجاج کے نام پر ایسی افراتفری مچاتے ہیں کہ اس میں نہ جانے کتوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ جگہ جگہ آگ لگانا، لوٹ کھسوٹ اور نہ جانے کیا کچھ۔ یہی وقت ہوتا ہے جب ابن الوقت قسم کے سیاستدان اپنی سیاسی دکان چمکاتے ہیں۔ مجھے اس منصوبے کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، اس لیے میں اسے ہر حال میں روکنا چاہتا تھا۔ مشرقی افق پر سورج نکلنے کی سرخی پھیل گئی تھی۔ میں لاؤنج سے نکل کر لان میں آ گیا تھا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا مجھے سکون دے رہی تھی۔ ایسے میں وہاں موجود باورچی مجھے ایک کپ چائے تھما گیا۔ میں اس کی سپ لے رہا تھا کہ سرمد آتا ہوا دکھائی دے دیا۔ وہ میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ تب وہ صحافی چند منٹ بعد بولا، وہ صحافی ابھی تھوڑی دیر بعد ایئرپورٹ پہنچنے والا ہے، وہاں سے اس نے کراچی جانا ہے، شام تک واپس لوٹے گا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اگر اسے ابھی اٹھا لیا تو اس کانفرنس سے اس کا اغوا کا چرچا پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ اس نے کہا تو میں نے پوچھا، تو پھر کیا کہتے ہو؟ اس کی واپسی کا انتظار کرنا ہوگا۔ سرمد نے الجھتے ہوئے کہا تو میں نے کہا، ہم اسے کچھ نہیں کہتے، اسے جانے دو۔ ہاں، ایسا ہی کرنا ہوگا، وہ بولا، لیکن تم اپنی پوری ٹیم کو الرٹ کر دو، وہ ہمیں فالو کرے۔ تم اور میں کہیں جا رہے ہیں، آؤ۔ میں نے اٹھتے ہوئے کپ وہیں چھوڑ دیا۔ وہ نہ سمجھتے ہوئے بھی میرے ساتھ اٹھ گیا۔ ابھی سورج نکلا نہیں تھا کہ میں اور سرمد ماڈل ٹاؤن والے گھر سے نکل پڑے۔ اس دوران میں نے اسے سمجھا دیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ گاڑی چلا رہا تھا اور ہمارا رخ باغ جناح کی طرف تھا۔ ایوان تجارت روڈ کی طرف سے گیٹ میں داخل ہوئے اور وہیں کار پارک کر دی۔ میں کار سے باہر نکل کر آیا۔ وہ بندے کی کار کو دیکھنے لگا۔ وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کیا آپ کو یقین ہے وہ یہاں آ گیا ہوگا؟ سرمد نے یوں ہی مجھ سے پوچھا۔ اس کا معمول ہے، پچھلے ہفتے سے ہمارا ایک بندہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ بندہ سمجھو اس صحافی کی ماں ہے۔ یہ بھی ایک چھوٹے اخبار کا مالک ہے، نام نہاد اخبار، جس پر وہ بلیک میل کرتا ہے۔ اصل میں تو یہ ایجنٹ ہے، یہاں اس لیے آتا ہے کہ خفیہ پیغام یا کوئی ہدایات اپنے چیلو چانٹو کو دے سکے۔ میں نے اسے سمجھایا۔ ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک پرانی سی پھٹیچر کار وہاں آن رکی۔ میں نے سرمد کو اشارہ کر دیا۔ جس وقت باہر نکلا ہم اس کے پاس چلے گئے۔ میں نے اپنے بازو پھیلا لیے جیسے مدتوں بعد اس سے ملا ہوں اور اسے گلے ملنا چاہتا ہوں۔
अरे रिजवानी साहब, कैसे हैं आप? ये कहते हुए मैं उसके गले लग गया। वो मुझे जरा सा अपने साथ लगाकर पीछे धकेलते हुए शक भरे लहजे में यूं बोला जैसे उसे समझ में ना आ रहा हो कि ये सब क्या हो गया है। मैंने आपको पहचाना नहीं मियां, कौन है आप? पहले तो देखा नहीं है आपको। मुझे ये अंदाजा था कि आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए साथ में जान पहचान लाया हूं। जान पहचान अपने साथ लाए हैं? मियां, मैं अब भी नहीं समझा। उसे अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए कहा, अरे रिजवानी साहब, आपको भला समझने की क्या जरूरत है? आप तो खुद एक आलम को समझाते हैं। आइए यहाँ, मैं आपको दिखाऊं। मैंने कहा और साथ ही उसका बाजू पकड़कर अपनी कार की तरफ चल पड़ा। 4 कदमों पर कार खड़ी थी। उस वक्त तक सरमद ने पिछली नशिस्त का दरवाजा खोल दिया था। उसे अंदर कुछ देखना चाहा। मैंने इसे धक्का दिया तो वो सीधा सीट पर जा गिरा। उसके साथ ही मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। सरमद ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। वो मेरे नीचे तड़पने और मचलने लगा तो मैंने उसे काबू कर लिया। फिर बड़े आराम से उसे कहा, सुकून से लेटे रहो मियां, ज्यादा मचले तो कुछ टूट जाएगा, फिर मत दोष देना हमें। वो एकदम से साकत हो गया। सरमद उसे अपने ही सेफ हाउस में ले गया। उसे ले जाकर एक कमरे में नंगे फर्श पर बिठाया तो उसने रोबदार आवाज में पूछा। वो एकदम से साकत हो गया। सरमद उसे अपने ही सेफ हाउस में ले गया। उसे ले जाकर एक कमरे के नंगे फर्श पर बिठा दिया तो उसने रोबदार आवाज में पूछा, क्या चाहते हो तुम लोग? देखो, तुम लोगों को ब्लैकमेल करो, हमें कोई एतराज नहीं। जाहिर है बंदा वही ब्लैकमेल होता है जो गलत काम कर रहा हो। तुम किसी की पगड़ी उछालो, मुझे कोई सरकार नहीं, क्योंकि शरीफ आदमी बेचारा क्या बोलेगा। हुकूमतों से मराद लो, मुझे उससे कोई गरज नहीं, लेकिन मेरे वतन से गद्दारी मत करो, ये बर्दाश्त नहीं है मियां। मैं उसके पास बैठता हुआ बोला तो उसकी आंखें फैल गईं। उसे मेरी तरफ देखा और बोला, खुफिया से हो? नहीं, खुदाई फौजदार हूं, मैंने जवाब दिया। क्या चाहते हो? उसने पूछा। यही कि अब तक तूने जो बेगैरती की है वो बयान कर दो, लेकिन जो कहना वो सच हो। मैंने सर से लहजे में कहा, देखो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक मुहिब्बे वतन सहाफी हूं। और उसने कहना चाहा तो मैंने उठते हुए कहा, तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरा सारा कच्चा चट्ठा मेरे पास आ गया है। वो दिखाई दिया, वो तुझे दिखा दिया तो फिर तेरे तो रेशा रेशा अलग करना फर्ज हो जाएगा। मैंने कहा तो उसने एक लम्हा भर कर सोचा और फिर बोला, यार मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि ऐसा कुछ नहीं है। गलतफहमी हो सकती है इसे, और दूर किया जा सकता है। सरमद इसे दिखाओ कि उसने और उसके चेले चांडू ने क्या रिपोर्ट भेजी है और इसके नतीजे में क्या होने वाला है। तू इसे दिखा, मैं इसके पोते पोतियों को ले आऊं। मैंने कहा तो वो तड़प कर बोला, खुदा के लिए उन्हें मत लाना, उन्हें कुछ मत कहना। मैं बता देता हूं कि मैंने क्या क्या किया है और इसमें मेरा कितना कसूर है। तेरी उन रिपोर्ट्स पर कितने लोग मरने थे तुझे पता है? कोई अंदाजा? कितने बच्चे उसमें मरने थे? कितने लोगों की गोद सूनी हो जानी थी और कितने बच्चे यतीम हो जाने वाले थे? मैं एकदम से जज्बाती हो गया और मैंने घुमाकर एक थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। वो लड़खड़ा कर दीवार से जा लगा। उसकी आंखें वहशत से फैल गई थीं। मैंने ऐसे तो नहीं चाहा था, मैं तो जमहूरियत के लिए ये सब, उसे कहना चाहा तो मैंने उसे गर्दन से पकड़कर फर्श पर फेंक दिया। जमहूरियत का इंसानों के कत्ल से क्या ताल्लुक है? बेगैरत वो जमहूरियत जो यहाँ के जागीरदारों, वडेरों और सरमायादारों की लौंडी है, जहाँ इंसान सिसक रहे हैं और तेरे जैसे बेगैरत इस मुल्क को फरोख्त कर रहे हैं। आज तेरे सामने तेरा बेटा या पोता मारा जाए, उसे जिंदा जला दिया जाए। हाँ, जलाया जाए। लाओ इसके बेटे को जरा, उसे जिंदा जलाकर दिखाएंगे, फिर इसे पता चलेगा कि कैसे और किस जमहूरियत के लिए काम कर रहा है। कितने इंसानों का लहू है तेरी इस नाम नेहाद जमहूरियत में। जमहूरियत के नाम पर तुम लोग जो खेल खेल रहे हो, अब वो खत्म। तेरा बेटा चलेगा तो उसकी खून की बू से तुझे पता चलेगा कि मुल्क क्या होता है, आजादी क्या होती है। मैं बेहद जज्बाती हो रहा था। सरमद मेरी हालत समझ गया। उसने मुझे कांधों से पकड़कर बैठा दिया और उसने कहा, जो कहना है कहो, वरना तेरा बेटा लेने जा रहा हूं। मैं सब बता देता हूं, उसे धीमे से लहजे में कहा तो मैंने खुद पर काबू पा लिया।
वो कहता चला गया और मैं गौर से सुनता रहा। दोपहर होने तक उसने सब कुछ उगल दिया था। सब कुछ सुन लेने के बाद मैंने सफदर इस्माइल को कॉल की। वो जैसे मेरे ही इंतजार में था। मैंने उसे फौरन मॉडल टाउन वाले घर पहुंच जाने को कहा। उसे 15 मिनट बाद आ जाने का कहा। मैं वहां से निकल पड़ा। सरमद ने मुझे वो सारी रिपोर्ट्स दे दी थी जो मेरे हाथ में थी। यूं लग रहा था कि जैसे शैतान मुझ पर कह के लगा रहा है कि 3 लोगों का खून रायगा जाने वाला था। मेरे वहां पहुंच जाने से पहले सफदर इस्माइल पहुंच गया हुआ था। मैंने रिपोर्ट्स से थमाकर कहा, ये ले जाओ और शाम तक इन सब लोगों की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। ये यहाँ के सहूलतकार हैं? उसने पूछा। हाँ, इन्हीं से पता चलेगा कि कितने लोग आ चुके हैं और कितने आने वाले हैं। 3 लोग आजकल में आने वाले हैं। उन्हें मैं खुशामदीद कहूंगा। मैंने कहा तो उसने सर हिला दिया। मैं कुछ देर बैठा रिपोर्ट्स देखता रहा, फिर चला गया। नया पैराग्राफ। अनुजीत सिंह ओगी पिंड से आए हुए लोगों से मिलकर लाउंज में आ गया। दोपहर होने को थी। उसका ख्याल था वो अभी यहां से चंडीगढ़ के लिए निकलेगा तो रात तक अमृतसर पहुंचेगा। वहां से वो जहाज पर जा सकता था। वो अपने किसी मुलाजिम को फोन कर रहा था जो उस वक्त अमृतसर में था। ऐसे में हरप्रीत कुंवर अंदर से लाउंज में आ गई। अनुजीत फोन पर बात कर रहा था तो जिसके बायस वो समझ गई कि वो जाना चाहता है। उसने फोन बंद किया तो वो बोली, पता है बेबी जी कह रही थी कि अभी नहीं जाना, वो तुमसे बात करना चाह रही हैं। ओ, बात तो खैर की है ना? अनुजीत ने पूछा। मुझे नहीं पता, ये तो वही बताएंगी। अच्छा बताओ बेबी जी कहाँ हैं? उसने पूछा तो वो बोली, ओगी पिंड गई हैं, आती ही होंगी। ओके, जब आ जाएं तो बताना। मैं तब तक जसपाल के पास ही हूँ, ऊपर ही है ना वो? अनुजीत ने पूछा तो हरप्रीत ने असबात में सर हिला दिया। जसपाल सिंह अपने ऊपर वाले कमरे में था और लैपटॉप में खोया हुआ बैठा था। अनुजीत उसके पास आकर बैठ गया तो उसने स्क्रीन से निगाहें हटाए बगैर कहा, वो तेरा ब्लैकमेल करने वाला बंदा अब नहीं रहा। क्या कह रहे हो? अनुजीत बुरी तरह चौंक गया। उसकी आवाज इस कदर ऊंची हो गई कि वो खुद सहम गया। उसी लम्हे उसकी निगाह दरवाजे पर खड़ी हुई हरप्रीत पर पड़ी, जिसके चेहरे पर भी काफी हद तक हैरत थी। अगले ही लम्हे वो यूं हो गई जैसे कुछ सुना ही ना हो। उसने वहीं खड़े खड़े कहा, बेबी जी आ गई हैं, लाउंज में तुम दोनों का इंतजार कर रही हैं। ठीक है, आते हैं। अनुजीत ने कहा तो वो चलेगी। तब चंद लम्हों बाद जसपाल ने कहा, उसकी मौत एक हादसे की सूरत में हुई है। वो अपनी कार में था कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और वो मौके पर ही हलाक हो गया। लेकिन उनका मकसद तो नहीं मरा, उसकी जगह किसी दूसरे को, अनुजीत ने कहना चाहा। तब जसपाल ने उसकी बात काट कर कहा, सर्द लहजे में कहा, वो किसी दूसरे तरीके से मर जाएगा। ओह, अनुजीत सिर्फ इतना ही कह सका। जाओ सुनो फूफो क्या कह रही हैं, जसपाल ने कहा और अपना लैपटॉप बंद करने लगा। तभी उसकी निगाह एक खबर पर पड़ी तो वो चौंक पड़ा। उसके अमृतसर ही के किसी बंदे ने इतला दी थी कि हरमिंदर साहब में किसी भी वक्त लड़ाई का अंदेशा है। 2 धड़े आपस में उलझ रहे हैं। सुबह इनकी मीटिंग है, वहीं पर हो सकता है इनमें कोई तसादम हो जाए। एक ऐसी खबर थी जो हर तरह से सिक्खी के इतिहाद को नुकसान पहुंचा सकती थी। वो चौंक गया। उसने उसी वक्त बानीता कंवर को फोन किया जो इस वक्त अमृतसर में ही थी, और उसके साथ ही नौतन कंवर, संदीप और गुरलीन कंवर थी। हाँ बोल वीरे, क्या बात है? तब जसपाल सिंह ने अपनी बात बताते हुए कहा, ये नहीं होना चाहिए, इससे पूरी दुनिया में बदनामी होगी, उसे रोकना होगा। ये बड़ा सीरियस मामला हो गया है। चंद माह पहले इसी मसले पर तलवारें और कृपानें निकल आई थी। काफी लोग जख्मी हुए थे। असल में हुकूमत इसके पीछे है और वही अंग्रेज वाला हरबा आजमा रही है कि तकसीम करो और हुकूमत करो। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इसका असल जिम्मेदार कौन है? उसने पूछा। मैं पता करके बताती हूँ। वैसे अंदाजा है मुझे, वही लोग हैं जिस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, इनके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। उसने तेजी से जवाब दिया, कंफर्म किसी एक बंदे का नाम पता करो, मैं भी पता करता हूँ। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। तभी उसके सेल फोन पर अनुजीत की कॉल आ गई। वो समझ गया कि उसे बुलाया जा रहा है। उसने फोन बंद किया और नीचे जाने के लिए उठ खड़ा हुआ।
اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا.